Okay, yes. So, hello everyone again. चैप्टर 8 ग्रेविटेशन जो है, तो कल हमने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स देखे जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन देखा. उसके बाद कैपलस के 3 लॉ देखे. फर्स्ट लॉ दैट इज अबाउट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, देन आफ्टर लॉ ऑफ एरिया एंड देन लॉ ऑफ पीरियड्स. लॉ ऑफ ऑर्बिट समझाता है कि हर एक प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है. दूसरा लॉ ऑफ एरिया ऐसा समझाता है that planets cover equal area and equal interval of time. और law of periods हमें समझाता है t square proportional to r cube, where r we consider as a distance for a semi-major axis. Okay, if we think about an elliptical path, so this is the horizontal line, it's a major axis, and vertical line that is called as a minor axis. उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1m2/r², उसके यूनिट्स और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखे. अब उससे आज एक ऐसा पॉइंट हमें लेना है जिसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो बहुत ही काम का है. उसके लिए एक छोटा सा फिगर वैसे यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया हुआ है. चलो इसको पढ़कर कोई बताएगा और इसका मतलब कोई बताएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू लाइन्स. ये क्या लिखा है और इसके क्या मतलब है. यस एनीवन, कोई बताएगा क्या है इसका मतलब. Force of first object with respect to two. ओके. और दूसरे में force of second object respect to one. ओके, अब फोर्स ऑफ टू. अब फोर्स ऑफ टू का मतलब हम क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन. मतलब क्या, तो कि वन कहीं है और उसके रिस्पेक्ट में टू के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, ऐसा जो आपने बोला उसका मतलब ये होता है. तो उसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉडी है, दोनों का मास है, एक का m1 है, एक का m2 है. सो व्हेन वी से दैट F12, तो इसको हमने पढ़ा था चैप्टर 5 के अंदर. ओके, तो वहाँ से हम एक पॉइंट उठा सकते हैं. F12 जब भी हम कहते हैं उसका मतलब होता है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय 2. ओके, अगर आप कहते हैं ना फोर्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो फोर्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वन मतलब 2 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, 1 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा था, 2 के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा उसका मतलब बना. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे दो बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है. 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया, 1 ने 2 के ऊपर फोर्स लगाया. तो फोर्स ऑन 2 by 1 and force on 1 by 2, that is considered as equal in magnitude and opposite in directions. तो ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स जो है उसको एक सिंगल लाइन से हमने कनेक्ट करने का ट्राई किया हुआ है. तो यहाँ पे हमें उसका वेक्टर डायरेक्शंस, मतलब वेक्टर जब भी आता है ना वेक्टर फॉर्म, यानी उसका डायरेक्शंस बताना ज़रूरी है. तो मैग्नीट्यूड वाइज F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज है वो सेम रहेंगे, पर उसका अलग होगा और वो अलग होगा उसका डायरेक्शन. यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको फिगर के अंदर डायरेक्शंस दिख रही है, तो कोई बताएगा F12 और F21 की डायरेक्शंस कैसी है. एक दूसरे के रिस्पेक्ट, ऑपोजिट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है. तो यहाँ पे हम ऐसा मतलब निकालेंगे कि 1 ने 2 के ऊपर फोर्स लगाया, 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, ऑपोजिट इन डायरेक्शंस था. अब यहाँ पे 1 2 का हो, ए बी का हो, बी ए का हो, कुछ भी कह सकते हैं. पर यहाँ पे अगर हमने 1 2 कहा है तो F12 कहने में मज़ा आएगा. अगर यहाँ पे बॉडी को ए और बी कहते हो तो 1 2 की बजाय FAB और FBA ऐसा कह दो. बट आइडिया ये लेना है पहले वाले के ऊपर, तो आप ऐसा कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 बाय 2 एंड फोर्स ऑन 2 बाय 1, ऐसा आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ऐसा कहते हैं इन द वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमारे पास जो एफ का फॉर्मूला है ना वही G m1m2/r², वही का वही रिपीट करना है.
पर ध्यान किस बात का रखना है, तो कि अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन किया तो मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा। याद करिए पोजीशन वेक्टर आर हम दिखाते थे, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो हमें थोड़ा आधा अधूरा लगता, तो मुझे ऐसा कहना पड़ता 3 आई कैप, याद होगा आई कैप है या जे कैप है या के कैप है, आप कुछ भी लगा दो, पर हमें वहां पे बताना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 आई कैप लगाया तो क्या कह सकते हो ये पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्स एक्सिस। अगर मैंने यहाँ पे जे कैप कर दिया तो कहाँ होगा? वाई एक्सिस। और अगर मैंने यहाँ पे के कर दिया तो कहाँ होगा? जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता तो आपको क्या पता चलता? बताइए। कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता तो क्या पता चलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और वैसे हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन आधा अधूरा है, ताकि आर के ऊपर आपने वेक्टर का साइन किया और यहाँ पे कोई डायरेक्शन तो बता ही नहीं है। तो जब हम यहाँ पे वेक्टर दिखाते हैं तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ अ लिटिल बिट क्या बोलेंगे उसको, एक फॉर्मेलिटी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह दो कि अगर मैंने F12 किया हुआ है तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर में 21 लिखूंगा, उसका उल्टा यहाँ पे F21 लिखूंगा तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर R12 करूंगा। अब क्यों ऐसा है, तो कि उसका बहुत सिंपल सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, कि ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि जब भी आप कहते हैं ना यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। याद होगा ऐसा कुछ कुछ, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए हम ऐसा कहते हैं फोर्स ऑन 1/2, यानी यहाँ से लेकर ये वाली डायरेक्शन हो रही है, पर यहाँ पे ये 1 2 और 2 1 जो है ना, उसको समझने के लिए अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन लिया ना तो थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग होगा, मतलब मैं एग्जैक्टली उसको नहीं समझ पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे R1 पोजीशन लिया, मैंने यहाँ पे R2 पोजीशन लिया, और मैं कहता हूँ फोर्स ऑन 1/2। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, वो बाय नेचर कैसा है, तो कि बाय नेचर अट्रैक्टिव है। तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 के ऊपर 2 के फोर्स ऑन 1/2, 1 के ऊपर 2 की वजह से कैसा फोर्स लगेगा, तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब ये हो गया डायरेक्शन फोर्स ऑन 1/2 का, बरोबर। अब मैं अगर वेक्टर की बात करता तो देखो OA OB, आपको वेक्टर एडिशन याद होगा तो क्या आप ऐसा कह सकते हो, वेक्टर OA plus AB is equals to OB. On the head of first, put the tail of second. Now join the tail of first to the head of last. ऐसा चैप्टर 4 याद होना चाहिए। तो आपके पास OA का वैल्यू है वेक्टर R1, AB का तो पता नहीं है, OB है हमारे पास R2। तो वेक्टर AB के लिए क्या आया, R2 माइनस R1 आया, तो क्या हाँ। पर हम बात किसकी कर रहे थे, कि फोर्स ऑन 1/2 की बात कर रहे थे, तो क्या हाँ। तो यहाँ पे देखो तो वेक्टर क्या आया, R2 माइनस R1 आया, तो क्या हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 कहता तो यहाँ पे वेक्टर R21 कहता, यहाँ वेक्टर R21 कहता, तो इसका मतलब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और नीचे मोड ऑफ R2 माइनस R1 ऐसा आता, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये पूरा का पूरा किस्सा ये देते नहीं है, हमें समझ लेना पड़ता है। अब ऐसे कैसे समझ ले, वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आई सजेस्ट कि हाँ, वैसे याद रखने का तरीका मैंने आपको क्लियर कट कर दिया था कि भाई इधर 1 2 हो तो इधर उल्टा कर दो 2 1, इधर हो 2 1 तो इधर कर दो उल्टा 1 2। तो याद रखना आसान है कि फोर्स ऑन 1/2 इधर कर दिया R21, फोर्स ऑन 2 1 इधर कर दिया R12, और R12 का R21 का मतलब भी बता दिया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। पर ये जो है ये हमें परफेक्ट क्लैरिटी देता है कि वाई वी आर राइटिंग, ये उल्टा पुल्टा हम लिखते क्यों है भाई, ये 1 2 है तो 1 2 रखो,
तो कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? ताकि ये फोर्स ऑन 1/2 एक सेंस में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो 1 के ऊपर 2 की वजह से अट्रैक्ट होगा 1, यानी ये वेक्टर की डायरेक्शंस बनेगी। वो ए बी वेक्टर बनेगा, ओ ए वेक्टर हमारे पास है, ओ बी वेक्टर हमारे पास है, तो ए बी वेक्टर को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे क्या मिला? R2 माइनस R1 मिला। तो अब किस्सा क्लियर। F12 में वेक्टर आया R2 माइनस R1, तो F12 में यूनिट वेक्टर अगर मैं R2 माइनस R1 लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप सब लोग पहले ये फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद 1 2 3 पहले ये साइड वाले पॉइंट्स लिखिए और उसके बाद ये साइड वाले पॉइंट्स लिखिए अभी के अभी, और ऊपर हेडिंग दे सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो ये काम आप अभी के अभी करिए। तो देखिए, फिगर ड्रॉ करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्यों F12 में हम ये उल्टा लेते हैं R21, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हमने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया। यहाँ पे ये समझना आसान है कि अगर मैंने यूनिट वेक्टर R21 कहा है तो R2 माइनस R1 आएगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। F21 है तो वहाँ पे माइनस G M1 M2 अपॉन R2 ऐसा कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पे चाहो तो दोनों में नेगेटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, वैसे देखो माइनस G एक और छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी तो आपके पास वैसे भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी एक भी नहीं है, पर यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन नहीं आता है, ठीक है। अब बस आई थिंक वो तो समझ में आता ही होगा आपको कि माइनस G इंटू M1 M2 ऐसा होना चाहिए, बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ F12 इज अपोजिट टू यूनिट वेक्टर ऑफ R21। The gravitational force is attractive in nature. नेगेटिव साइन इसलिए वहाँ पे है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, मतलब इन नेचर ग्रेविटी जो है वो कभी ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता रहता है, पुल करता रहता है, तो इन जनरल नेचर इट इज़ अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्स से वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाई जाती है। अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाए तो आप लोगों को पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स लगता है, जिसको प्रोटॉन कैसा चार्ज माना जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा माना जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पे दो मास का मल्टीप्लिकेशन है, वैसे मैं दो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करता तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, कैसा वैल्यू मिलता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल। 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 रिपेल करेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का आंसर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव का आंसर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल है, दोनों का आंसर पॉजिटिव आंसर ही आता है, तो उसका मतलब ये निकलता है रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव साइन के साथ दिखा सकते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव साइन के साथ दिखा सकते हैं। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे माइनस साइन रखा है। दूसरा एक रीजन ये बताया F12 और R21 एक दूसरे से अपोजिट है, तो भी आप नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। दूसरा आइडिया ये भी बताया कि F21 और F12 एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। सो द वेक्टर फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन implies that, एक सेकेंड, हाँ, फाइन। So my point is that F12 और F21 फोर्स ऑन 2/1 और फोर्स ऑन 1/2 एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको ऐसा परफेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा, ओके। पर यहाँ पे मासेस का प्रोडक्ट है तो वहाँ पे चार्ज का प्रोडक्ट आएगा, ऐसा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे ये फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होता है, वहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा पर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट भी करेगा, मतलब चार्ज वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है।
अब यहाँ पे आता है एक नया पॉइंट जिसको कहते हैं स्टेट एंड इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या समझाने का ट्राई करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐसा कुछ समझाता है कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है। अब इसके लिए भी एक छोटा सा फिगर हम बनाएंगे तो आई थिंक उसमें ज़्यादा पता चल सकता है। छोटा फिगर है तो छोटी स्पेस में हम यूटिलाइज कर देते हैं। आई होप दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है आपको स्क्रीन में? Yes, sir. ओके, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग मासेस लिए, m1, m2 एंड m3। ओके, तो उसकी पोजीशन वेक्टर हमने लिया, r1 है, r2 है और ये r3 है। ठीक है, तो r1 हो गया, ये r3 हो गया। अब क्या करता है तो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये वर्ड आगे आप 2 बार और पढ़ेंगे। तो ये पहली बार है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो आगे 2 बार आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सुपर इम्पोज करना, सुपर इम्पोज करना मतलब क्या? तो कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो 2 बॉडी के बीच में लगता है, पर हमारे पास कितनी बॉडी है? 3। तो हमें यहाँ पे ऐसा समझना है कि मान लो हम ऐसा कहते हैं फोर्स ऑन 2, तो कि 2 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो कि 2 के ऊपर 1 भी फोर्स लगा रहा है और 2 के ऊपर 3 भी फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑन 2/1 तो कैसे लिखेंगे? तो कि हम ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1। फोर्स ऑन 2/3 कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? मान लो 4 पार्टिकल होते तो नेक्स्ट फोर्स क्या होता? Force on 2/4. 3/4. 2/4. हाँ, फोर्स ऑन 2/4। वैसे इसको F21, F23, F24 ऐसा पढ़ने की गलती मत करिएगा, वरना आप एक में से दूसरे में चले जाएंगे और काफ़ी सारा बाउंस हो जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे यहाँ पे एक जनरल टर्म में समझाया कि रिजल्टेंट फोर्स Fr इज इक्वल्स टू F1, F2, F3 एंड सो ऑन। मान लीजिए 4 है, F1, 2, 3, 4, ठीक है, मास M1, M2, M3, M4 है। अगर मैं ऐसा कहता कि टोटल फाइंड आउट द F1, तो उसका मतलब क्या करने का था कि फोर्स ऑन 1, तो 1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? 2, 3 and 4. तो उसको कैसे बोलेंगे? टोटल F1 इक्वल्स टू क्या बनेगा? F12 plus F21, F13 plus F1. F12 प्लस F13 प्लस F14, ताकि फोर्स सब कुछ 1 के ऊपर लग रहा है, 2 यहाँ पे बताया। अगर तीसरे के ऊपर सभी के सभी फोर्स लगाते तो टोटल फोर्स ऑन F3 कैसे लिखते आप? F31 plus F32 plus F34. और फोर्थ के ऊपर सभी फोर्स लगाते तो कैसे बोलते? F41 F41 plus Plus F. F42 plus F43. आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या F22 ऐसा आएगा? ये 21 आया, 23 आया, 24 आया, तो कोई सोचता यार 21 आया, 23 आया, 24 आया, 22 किधर चला गया? नया है गाना। ऐसा है? फोर्स ऑन इटसेल्फ कैसे होगा? एग्जैक्टली, हम किसी और को धक्का दे सकते हैं, हम अपने आप को धक्का नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी। जैसे वो बॉलीवुड मूवीज हम देखते हैं कि यहाँ पे हीरो है, विलन 1, विलन 2, विलन 3, विलन 4, विलन 5, विलन 6, हर एक के पास वेपन है, फिर भी मार कौन खाता है? Villain. क्यों? तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कैसे? तो कि जब ये हीरो इस विलन को पीट रहा है तब सभी लोग हाथ में वेपन लेके खड़े हैं, डांडिया रमाना है हम। जैसे ही हीरो इसकी साइड घुमा, बाकी के लोग खड़े हैं, ये तो बेचारा आउट हो गया, अब इसकी बारी है, बाकी के लोग अभी भी खड़े हैं, ये आउट हो गया। अब हीरो इस साइड घुमा, मतलब क्या? तो कि थे बहुत सारे बट जेन्युइन विलन थे
कि एक हीरो एक विलन के साथ फाइट कर रहा है तो दैट इज ए इंडिपेंडेंट फाइट एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। मतलब क्या, तो कि हीरो जब इसको घूमकर मार रहा है तो हीरो एकदम आराम से है, उसको पता है कि पीछे से कोई विलन मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाला है। तो इट इज कॉल्ड एज ए टू बॉडी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दूसरे की प्रेजेंस का इफेक्ट नहीं होता है। So when we say that force on 1/2, 1/3, 1/4, तो when we say force on 1/2, तो it means only force on 1/2। वहाँ पे 3 और 4 की प्रेजेंस का इफेक्ट नहीं होता है। आई होप आप मेरा एग्जाम्पल समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे कहा फोर्स ऑन 2, सेकंड के ऊपर हमने फोर्स लगाया। ओके, किस किस ने लगाया, तो कि 1 ने लगाया, 3 ने लगाया, 4 ने लगाया। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू अ नंबर ऑफ मासेस इज द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल मासेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बना, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। व्हाई वी से द वेक्टर सम, तो कि यहाँ पे वेक्टर सम का मतलब होता है F21 यानी डायरेक्शन फोर्स ऑन 2/1 का लेना है। उसके बाद F23 का अपना डायरेक्शन होगा, F24 का अपना डायरेक्शन होगा। तो हर एक का डायरेक्शन कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं। सो मे बी यू विल गेट द बेटर आइडिया। ताकि सुपरपोजिशन है उसका बेसिक मतलब क्या है, तो कि कोई एक के ऊपर बाकी के सभी जो फोर्सेस लगाते हैं, ओके, और उसका जो टोटल हो उसको आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, चलो यहाँ से 1 सेकंड। हाँ, चलो, तो अब यहाँ पे ऐसा आता है, ओके, वैसे उसको आप सुपरपोजिशन, ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया देखिए। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला, या तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई फिगर जैसा तो है ही नहीं। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर के साथ आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो पॉसिबल हो तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हियर वी टेक 3 डिफरेंट मासेस। यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर r1, यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर r2, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r3। ओके, अब मैं 2 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 2/1, तो फोर्स ऑन 2/1 यानी 2/1 की वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको कहेंगे फोर्स ऑन 2/1। दूसरा फोर्स ऑन 2/3, तो वो फोर्स ऑन 2/3 वो भी अट्रैक्ट होगा। सो इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे आपको ऐसे 2 वेक्टर मिल रहे हैं, F21 एंड F23। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनता है कि टोटल फोर्स ऑन 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2/1 प्लस फोर्स ऑन 2/3। और यहाँ पे अगर थोड़ा एलोबरेट करके लिखना हो तो आप लिख सकते हो G(m1 m2). यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना होगा तो क्या लेंगे, एनी आइडिया, एनी गेसेस? F21 है तो यूनिट वेक्टर क्या लिखना चाहिए? 1 2 1 2 1 2, खत्म हो गई बात। और उसका स्क्वायर 1 2 का ही स्क्वायर। यहाँ पे 2 3 है तो क्या लिखना चाहिए, G(m2 m3). तो यूनिट वेक्टर क्या लिखना चाहिए? 3 2। वेरी गुड, काफी अच्छा लॉजिक चला। तो ये हो गया स्क्वायर 3 2 का। तो ये हो जाता है टोटल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट।
ओके, तो समझ लिया हो तो, और बाकी हो तो प्लीज ये फिगर अभी आप मेरे साथ ड्रॉ कर दीजिए। आई जस्ट वेट फॉर मिनट। ये जो पॉइंट था, ये फिगर था, ये उसका एक्सप्लेनेशन था, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, बाकी का एग्जाम्पल दिया होगा। और ये जो फिगर है वो फिगर अपने तरीके से, मतलब जो टेक्स्ट बुक का जो जनरल फिगर है वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि ये 1 है, तो फोर्स ऑन 1/4 यानी F14 1/4 की ओर अट्रैक्ट होगा। 4/1 यानी क्या, तो फोर्स ऑन 4/1 4/1 की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दिए, जैसे यहाँ पे बताया जाए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स F1 इज इक्वल्स टू, मतलब बताया F12 F13 F14, और आप चाहो तो इसको एलोबरेट करके ऐसे लिख सकते थे। इफ यू नोटिस दैट 1 2, तो इधर क्या आ गया, क्या आ 2 गया, 1 1 2 3, 1 तो 1 3 A1 3 1 3 1 1 4, तो 4 1। ओके, 4 तो 1 यूनिट वेक्टर का अब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर होगा, वो फिगर आपने ड्रॉ किया था उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एक आता है जिसको कहा जाता है न्यूटन्स शेल थ्योरम। पर उससे पहले, वैसे ये शेल थ्योरम चलो कर देते, उसके बाद वो करेंगे। यहाँ पे अभी जो ये आपने यूज़ किया सुपरपोजिशन, तो उसका एक बहुत ही काम का इलास्ट्रेशन है, वो इस क्वेश्चन के बाद अभी करेंगे हम। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि इस चैप्टर के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिस्कशन मास का होता है और वहाँ पे डिस्कशन चार्ज का होता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है। यहाँ पे जो मास का डिस्कशन होता है उस वजह से उसका फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वहाँ पे सेम चार्ज होती है, इसलिए वहाँ पे फोर्स अपोजिट होता है। डायरेक्शन वहाँ पे मैटर करेगा, ताकि वैसे भी पूरा क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस तो होता ही होता है। अब यहाँ पे न्यूटन शेल थ्योरम, तो कोई बताएगा शेल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? शेल हॉलो होता है और स्फीयर सॉलिड। ओके, वेरी गुड। तो शेल जब भी आप सुने तो ऐसा समझिएगा जस्ट लाइक ए प्लास्टिक बॉल, और यू कैन से इट्स लाइक ए पानी पूरी। Okay, that's a hollow from inside, and if you just heard that's a sphere, that's a solid sphere, it's like a ice cream scoop or a laddu. तो यहाँ पे शेल है, तो शेल जब हम लेते हैं तो उसके अंदर मास है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। मास नहीं है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं मास होगा। तो हो तो ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तो शेल के कोई भी पॉइंट पे मास है कि नहीं है, अंदर वाले पोर्शन में? नहीं। नहीं है। तो जब हम शेल के मास की बात करेंगे तो सिर्फ कौन सा मास आएगा उसका? आउटर रिंग का बाहर मास। वाला आउटर। तो आउटर सरफेस पे जितना फोर्स लगता होगा सेम टू सेम फोर्स आप अंदर के कोई भी पॉइंट पे ले सकते हो, ताकि अंदर तो वैसे कोई मास ही नहीं था, तो अगर फोर्स फिर भी काउंट करना हो तो हमें वही फोर्स काउंट करना पड़ता है जो उसकी सरफेस के ऊपर लगता था। आई रिपीट, इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर मान लो आप में से अगर किसी ने सत्यम मॉल हमारा ऑफिस देखा हो, सैटेलाइट का या धरणीधर का, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। तो अगर कोई बिल्डिंग है, वैसे आपका घर का बिल्डिंग ले लो, आप जहाँ पे रहते हो, फ्लैट्स वगैरह रहते हो, तो आप जिस फ्लैट में रहते हो, फॉर एग्जांपल 3rd फ्लोर पे रहते हो, तो क्या आपका व्हीकल 3rd फ्लोर पर लेकर आते हो? नो सर। तो व्हीकल कहाँ छोड़ते हो? ग्राउंड फ्लोर। पार्किंग में ला। ओके, पर हम ऐसा कहते हैं कि यार ये हमारे घर का पार्किंग है, हम घर तक उसको लेकर नहीं जाते हैं। अगर पेट्रोल कंजम्पशन आप काउंट करो तो आपके घर के पार्किंग से हमारे क्लासेस के पार्किंग तक का आपको काउंट करना पड़ता है। पर डिस्टेंस की बात करें तो ऐसा हो सकता है डिस्टेंस उसमें थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ताकि हो सकता है कि आप जिस फ्लैट में रहते हो या तो आप कोई क्लास में आते हो तो वहाँ पे पार्किंग थोड़ा दूर है, और वहाँ से चलते चलते आपको क्लास तक आना है।
तो ऐसा आप 10 बार करेंगे तो चलते 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 थोड़ा 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 तो बढ़ता जाएगा। तो मतलब क्या, तो कि शेल इट्स समथिंग लाइक दैट, कि हमें जो भी मास लेना था वो कहाँ तक लेना था, सरफेस तक लेना था। अब मान लो आपके बिल्डिंग में कोई एक गेस्ट आया बिल्डिंग में, अब वहाँ पे 16 मतलब 4 फ्लोर है, 16 फ्लैट्स है अलग अलग। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि उसने जहाँ पे पार्क किया उसके बाद वो कहाँ जाएगा? जैसे कोई हिमालय मॉल में पार्किंग में पार्क करके गया, तो पार्किंग करने के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि वो हिमालय मॉल में कौन सी जगह पे कौन से फ्लोर पे क्या करने गया होगा? नो सर। नो नो सर। सर। पर इतना तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो हिमालय मॉल गया होगा। तो शेल में भी ऐसा ही होता है कि जो यहाँ पे कोई मास है और यहाँ पे मास देते हो, तो मास सिर्फ आपको शेल का लेना है। शेल के अंदर के कोई भी पॉइंट पे आप लो तो भी मास कहाँ तक का कंसिडर करना है, यहाँ तक ही करना है। हिमालय मॉल में अगर आप गए होंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है तो आगे पार करिए, सेकंड फ्लोर है तो थोड़ा दूर जाइए, थर्ड फ्लोर तो थोड़ा और दूर जाइए, फोर्थ यानी तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो मतलब क्या, तो कि यहाँ पे आइडिया बहुत ही सिंपल सा लेना है कि शेल यानी ऐसा, if a point mass lies outside the uniform spherical shell, okay, that sphere shell, that is a spherical shell or a sphere with the spherically symmetric internal mass distribution, the shell or a sphere। तो ये जो लाइन है इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा लेना चाहते हैं, okay, 1 second, shell or sphere attract the point mass as if the entire mass of the shell or the sphere were concentrated at its center। मतलब क्या, उसको समझने का ट्राई करिए। समथिंग लाइक दैट कि आपने पानी पूरी जो होलो थी उसको खाई, ओके, या तो आपने उसको तोड़ कर खाई, तो आपने अमाउंट जो पहले खाया और बाद में खाया, कब ज्यादा खाया? सेम होगा। सेम होगा। क्यों? तो क्या आप थोड़ी ना ऐसे कहोगे कि पहले हवा थी तो वो थोड़ा ज्यादा आया, बाद में हवा नहीं थी ताकि मैंने तोड़ दिया। तो हवा तो हम खाते ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो उसका मतलब ऐसा था कि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप ऐसा समझिए कि द टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड एट 1 पॉइंट। मतलब क्या, तो क्या मान लीजिए कि पूरा का पूरा मास कोई एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये पूरा मास इसके ऊपर attractive force लगा रहा है। तो F is equals to gmm by r square where r is greater than or equals to capital R। कैपिटल R यानी उसके रेडियस से ज्यादा, यानी वो बाहर है। तो अब यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में भी gmm by r square, पर सॉलिड स्फीयर का क्या किस्सा होगा, तो कि सरफेस के ऊपर बरोबर, पर अगर आप अंदर जाओगे तो वहां पे मास थोड़ा सा वेरी करेगा। तो जितने अंदर तक जाओगे उतने का मास आपको काउंट करते जाना है। उसको आप ऐसा समझिए कि आपका एक आइसक्रीम स्कूप खा रहे हैं, इफ यू आर कैलोरी कॉन्शियस पर्सन, तो आपने इतना स्कूप था उसमें से आपने इतना स्कूप अभी छोड़ा हुआ है, बाकी का आइसक्रीम खा गए तो उसके हिसाब से आपको कैलोरी मिला। आपने थोड़ा और छोटा स्कूप बना दिया और आप बाकी का आइसक्रीम खा गए तो थोड़ा और कैलोरी आपको मिला। मतलब क्या, तो कि इसमें से जितना मास आप खाते जाएंगे या तो लेते जाएंगे उसके हिसाब से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। पर यहाँ पे जितना मास आप काउंट करते जाओ उतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा। पर स्फेरिकल शेल में ऐसा होगा नहीं, ताकि उसके अंदर तो कहीं पे मास है ही नहीं। यहाँ पे अंदर मास है तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। अंदर का मास जितना आप काउंट करते जाओ उतना उसका फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट ऐसा बताता है कि देखो यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं है, कोई मास ही नहीं है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा, जीरो। If a point mass lies inside the uniform spherical shell, the gravitational force on the point mass is zero. But if a point mass lies inside a homogeneous solid sphere, अगर वो solid sphere के अंदर होता, then what will happen?
द पॉइंट मास एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब वहां पे वो फोर्स लगता, ताकि सॉलिड स्फीयर में तो भी मास है और ये भी एक मास एडिशनल रखा, तो हो सकता है ये छोटा वाला मास बड़े वाले मास की ओर अट्रैक्ट हो. So the force is exerted by the spherical mass situated interior of the point mass. तो देखिए ये फिगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो उसको समझने का ट्राई करिए. यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड पार्ट बनाया है और अंदर थोड़ा डार्क बनाया है. तो ये शेडेड पार्ट ये समझाने का ट्राई करता है कि जितना छोटा स्फीयर लिया उतने का मास काउंट करना पड़ेगा. बाकी तो इस मास के ऊपर फोर्स लगाया तो G(m(r)m)/r². अब इसका मतलब कैसे निकालना है देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो मास है ना, तो यहाँ पे उसने एक सिंपल सा आइडिया देने का ट्राई किया कि अगर मैं छोटा वाला मास लेता हूँ तो डिस्टेंस भी छोटा वाला आता है, बड़ा वाला पूरा वाला मास लेता हूँ तो रेडियस भी पूरा का पूरा आता है. अब दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऐसा एक आइडिया मिलेगा. ऐसा आइडिया कैसे मिलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे होता क्या है कि जो बताते हैं उससे थोड़ा अलग होता है. मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. याद होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. याद होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए डेंसिटी तो पूरे स्फीयर का है, तो डेंसिटी पूरे स्फीयर का हो तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम. 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, इधर आ गया mr. तो देखो mr/m कर दूँ तो r³ अपॉन कैपिटल R³ हो गया. Yes, sir. तो अब आपको कुछ नहीं करना है, mr की जगह पे कैपिटल M बाय कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r³ करते तो वो कैंसिल हो जाता और आपको ये फॉर्मेट जो है वो मिल जाता. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. तो फिर से आप एक काम करो, आप ऐसा लिखिए साइड में, ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड सॉलिड स्फीयर. उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करिए. ये जो डिस्टेंस है वो ना दिख रहा हो तो यहाँ पे बता दो, उसको स्मॉल r कहिए, यहाँ पे स्मॉल m, और यहाँ पे इस छोटे वाले का मास m स्मॉल r ऐसा दिया है. बड़े वाले का एक्चुअल मास कैपिटल M दिया हुआ है. तो ये भी आप कर दीजिए मेरे साथ साथ. या हेलो? नो सर, अभी बाकी है. हाँ करो उसको. अब देखिए इतना हो जाने के बाद एक छोटा सा करेक्शन भी आपको करना पड़ेगा. क्या? तो क्या देखो, कैपिटल MR की जगह पे मैं वैल्यू डालूंगा ना, तो स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ इंटू कैपिटल M आता. तो नीचे कैपिटल R³ आ गया, कैपिटल M आ गया, पर यहाँ पे स्मॉल r मिसिंग है. तो आपको लिखना चाहिए कैपिटल F इज इक्वल्स टू G(m(r)m बाय स्मॉल r². ये स्टेप भी लिखिए और उसके बाद बाजू में G(m(m) स्मॉल r बाय कैपिटल R³ ऐसा भी आप लिखिए. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अब यहाँ पे आपको ऐसा आइडिया लगाना है कि जैसे जैसे सेंटर से मैं स्मॉल r बढ़ाता जाऊंगा, मतलब धीरे 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 वो स्फीयर बढ़ता जाएगा, मतलब उसका मास बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. मतलब सेंटर से मैं जितना बड़ा स्फीयर लेता जाऊंगा उतना उसके ऊपर फोर्स कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. Yes, sir. ओके फाइन. तो
एक सेकेंड। हाँ, तो आई होप आज के जो काफ़ी पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ताकि आज हमने थोड़ा ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दिमाग रिस्पॉन्स थोड़ा कम करें। तो पार्ट 1 से आज जितने क्वेश्चंस हमने अटेंड किए हुए हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे, जिसमें आया जाएगा ये 6 और 5, आई थिंक 2 हमने किए, 6, 5 और हाँ ये तो कैसे बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप 2 बार लिखेंगे। और पार्ट 2 से 1-2 क्वेश्चन अगर ट्राई कर सकते हैं तो देख लेता हूँ। हाँ, एक जो क्वेश्चन मैं कहता था सुपर पोजिशन वाला, वो आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, शायद किसी को समझ में आ जाए। ये सेकंड वाला ओके, ट्राई करना है ओके, पर लिखना है आपको पार्ट 2 से क्वेश्चन 1 जो समझ में आ सकता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चंस 2 बार और पार्ट 2 से फर्स्ट क्वेश्चन 1 टाइम। ओके, हल्का सा आइडिया लगाना है, आई होप पता चल जाएगा। तो अभी का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। क्लियर एवरीवन? और हाँ, एक और बात, कल का जो टेस्ट है उसमें हमने रखा हुआ है क्या, चैप्टर 7 पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.